एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करें तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम का जयघोष करने वाले मैथिली शरण गुप्त का युगानुरूप अभिव्यक्ति की दृष्टि से विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली के क्षेत्र में, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम का जो नारा दिया, जो जयघोष करने वाले हैं, जो कुछ लिखा, उनकी दृष्टि में उस क्षेत्र में क्या कि मैथिली शरण गुप्त का नाम सर्वोपरि है। वैसे कोई भी कवि अपने युग की अवहेलना नहीं कर सकता। कोई भी रचनाकार, कोई भी निबंधकार, कोई भी उपन्यासकार, कोई भी नाटककार, कोई भी कहानीकार अपने युग के अनुरूप ही जो कुछ घटनाएं घटित हो रही है उसी को ध्यान में रखकर क्या कि लेखनी चलाएगा, उसी के अनुसार क्या कि अपनी रचना में क्या कि लिखेगा। परंतु उनकी रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि प्रवृत्तियों की झलक अवश्य दिखाई देती है। कोई भी, जैसे किसी भी क्षेत्र में, चाहे समाज के क्षेत्र में देख लो आप, जैसे सामाजिक रूढ़ी, आडंबर, कुरीति, तिलक छापे, गहरी वस्त्र, धर्म के नाम पर लूट खसोट इत्यादि क्या कि समाज को लेकर क्या कि विसंगतियां हैं, उनके बारे में अवश्य लिखेगा। उसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, धार्मिक के क्षेत्र में जो भी कुछ घटनाएं घटित हो रही, जो भी कुछ समाज में उहापोह स्थिति है, वो एक रचनाकार अपनी रचना में क्या कि अपने काव्य में जरूर इंगित करेगा। आगे की इस कारण काव्यकार चाहे किसी भी युग का कथानक ले, परंतु वह अपने युग की विचारधाराओं, मान्यताओं, धारणाओं से पूर्णतः प्रभावित रहता है। अर्थात जो कुछ इर्द गिर्द घटनाएं घटित होती है उनसे क्या कि जरूर क्या कि उस रचनाकार पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके काव्य में उनका मुखरित होना स्वाभाविक है। साकेत महाकाव्य में भी गुप्त जी ने अपने युग की भावना और चेतना का समावेश किया है। हम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उनकी रचना महाकाव्य जो साकेत है, तो भावना और चेतना का समावेश उन्होंने इसमें अवश्य किया है। परंतु युगानुरूप अभिव्यक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। युग के अनुरूप जो कुछ घटनाएं घटित हो रही है, आजू बाजू जो कुछ घटनाएं घटित हो रही है देश में, समाज में, उसकी क्या कि स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं प्रिय विद्यार्थियों, साकेत महाकाव्य का कथानक 12 सर्गों में विभक्त है। 12 मीन्स 12 सर्गों में। इसमें में युग चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इसका कथानक यद्यपि रामायण पर आश्रित प्राचीन परंपरा अनुसार है। 12 सर्ग है इसमें, और रामायण पर आश्रित प्राचीन परंपरा अनुसार, रामायण में जो क्या कि चाहे रहन सहन देख लो, चाहे खान पीन देख लो, चाहे पढ़ाई लिखाई देख लो, या चाहे और कोई मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य के बारे में देख लीजिए, जो कुछ उसमें उसकी परंपरा के अनुसार क्या कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत के जो नवम सर्ग है उसमें क्या कि इंगित किया है। इसमें प्रत्येक प्रमुख स्थल पर आधुनिकता अर्थात वर्तमान युग की छाप है। प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक स्थान पर मॉडिफाई अर्थात वर्तमान में जो जीवन जी रहा है, वर्तमान में जो समाज इस दौर से गुजर रहा है, उसकी ओर क्या किसमें संकेत है। अतीव तभी वर्तमान बन सकता है जबकि वह वर्तमान की समस्याओं का समाधान कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, कई रचनाकार हुए, कई महान कहानीकार, नाटककार, कई गद्यकार, कई पद्यकार हुए, परंतु एक महान और एक श्रेष्ठ रचनाकार वही माना जाता है जो अपनी रचना में समस्या उठाए और समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी करे। वही रचनाकार का श्रेष्ठ माना जाता है। जीता जागता उदाहरण मुंशी प्रेमचंद को ले लीजिए आप। उसके बाद कई रचनाकार हुए, परंतु जो ख्याति, जो प्रसिद्धि मुंशी प्रेमचंद को मिली वो शायद ही किसी को मिली हो। तो तभी संभव जब कभी अतीत को आधुनिक दृष्टिकोण में प्रकाश में देखे,
गुप्त जी ने इस रहस्य को समझा, इस कारण इनकी रचनाओं में युगानुरूप विचारधारा के साथ साथ परंपरागत कथानकों की अभिव्यक्ति हुई है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने अलौकिक अमानवीय घटनाओं को वर्तमान युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार लौकिक और तथा स्वाभाविक बनाने का प्रयास किया है। रामचरितमानस में दशरथ से कैकेयी द्वारा राम को वनवास और भरत को राज अभिषेक की वर याचना में उसकी बुद्धि सरस्वती से प्रभावित दर्शाई गई है। अर्थात रामचरितमानस में जो कुछ घटनाएं घटित हुई वो सबको पता है, परंतु माता कैकेयी द्वारा दशरथ से 2 वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास है, भरत को राज सिंहासन, और यहां तक भी माता कैकेयी की जो बुद्धि भ्रमित हुई या की है वो क्या की विद्या की देने वाली सरस्वती द्वारा बताई गई है। परंतु आधुनिक युग में कैकेयी की मति परिवर्तन में किसी दीप शक्ति का हाथ कोई भी स्वीकार करने को उद्यत नहीं है। अब ये प्राचीन काल की परंपराएं हैं, प्राचीन काल के क्या द्योतक है कि प्राचीन काल में शक्ति थी, प्राचीन काल में देवी शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी, ईश्वरत्व शक्ति थी, उसके माध्यम से सब कुछ होता। परंतु आज भागदौड़ की जिंदगी में, विज्ञान के युग में इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। परंतु राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग में इसकी ओर संकेत किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा नहीं कहकर मेन बिंदु पर आते हैं और मैं व्याख्या पढ़ाता हूं, और व्याख्या के बाद जो प्रसंग है उसके बाद व्याख्या है और उसके बाद विशेष है, उसके बारे में आपके सामने जो भी कुछ प्रस्तुत करूंगा वो ये है। व्याख्या देखिए आप। कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे शरण किससे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है दीपक के जलने में आली, फिर भी जीवन की लाली किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, जगती है वणिक वृत्ति है रखती है उसे चाहती जिससे चकती, काम नहीं परिणाम निरखती मुझे यही खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। कठिन शब्दार्थ। आली मीन्स सखी, वणिक वृत्ति यानी स्वार्थी व्यवहार। प्रस्तुत अवतरण राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। उर्मिला विरह व्यथा से ग्रसित होकर दीपक और पतंगे के प्रेम को आदर्श प्रेम मानती है। इसी प्रसंग में वह अपनी सखी से कहती है कि जब पतंगा दीपक पर मंडराता है तो वह उससे कहता है कि हे प्रिय तुम महान हो जो प्रेम से सदा जलते रहते हो और प्रेम का जीवन भर निर्वाह करते हो, मुझसे यही नहीं हो पाता है, मुझे विरह ऐसा है लगता है, ऐसी दशा में क्या प्राणों का विसर्जन करना ही हमारे हाथ में नहीं है। प्रेमी अपने प्रिय की शरण में जावे तो क्या वह उसे छलता या धोखे में रख पाता है। अर्थात प्रेमी तो सदा आत्म स्नेह रखता है, अतः प्रेम तो दोनों ओर समृद्ध होता रहता है। उर्मिला कहती है कि हे सखी, दीपक निरंतर जलता रहता है, उसके निरंतर जलने में, प्रेम के कारण संतप्त रहने में भी जीवित रहने में जीवन जीने का आनंद है, परंतु पतंगा प्रेमी के खातिर जीवित नहीं रह पाता। वस्तुतः उसके बैग में काली लिपि है, निराशा और मृत्यु लिखा है, इसी से वह दीपक की लौ पर अपने जीवन को समर्पित कर देता है। वस्तुतः बैग पर किसी का वश नहीं चलता, वह संसार तो एकदम स्वार्थी आचरण कर वाला है, यह जिसे लाभ मिलता है उसी से अच्छा व्यवहार करता है, यह स्वार्थी वृत्ति काम नहीं परिणाम या लाभ की बात देखती है। अर्थात जिससे स्वार्थ सदे उसी से प्रेम व्यवहार करती है। संसार का ऐसा स्वार्थी आचरण प्रेम व्यवहार में भी अच्छे लाभ का चिंतन करना मुझे बुरा लगता है। अर्थात प्रेम में स्वार्थ को महत्व देना गलत है। प्रेम तो प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय होता है वह जो दोनों ओर बराबर पनपता है एवं बना रहता है। विशेष में उर्मिला ने पतंगे एवं दीपकों के माध्यम से अपने प्रिय एवं प्रियतम के अटूट प्रेम की सुंदर व्यंजना की है। इसमें स्वार्थ पर आधारित प्रेम का आक्षेप किया है। प्रेम का निर्वाह अंत तक करने का संदेश भी दिया गया है।
विरह वेदना की सशक्त व्यंजना हुई है। विरह वेदना का चित्रण इसमें बहुत अच्छा हुआ है। अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो नवम सर्ग साकेत में उर्मिला विरह को लेकर चित्रित किया है, इसमें उर्मिला सखी से कहती है कि ये सखी पतंगा होता है, वो दीपक के इर्द गिर्द मंडराता है और मंडराने के बाद क्या कि अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। दीपक से कितना प्रेम करता है, प्रेम के खातिर अपना न्यौछावर कर देता। परंतु ये सखी, मैं तो क्या कि अपने क्या कि प्रियतम का जो प्रेम है उससे क्या कि एक तरह से विरह से पीड़ित रहती हूँ, उसी को लेकर चिंतित रहती हूँ, उसी को लेकर परेशान रहती हूँ। विरह मुझे क्या कि एक तरह से बहुत परेशान करता है और इतना परेशान करता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, भाग्य मेरे वश में नहीं है, भाग्य में वश नहीं चलता। मात्र अपने जीवन को ही क्या कि एक तरह से कोसती रहती हूँ, जीवन को ही एक तरह से उल्हाना देती रहती हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा नहीं कहकर इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी का थैंक्स